नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस छोटे से सेशन में आपके एक स्पेशल जो है पटवारी एग्ज़ाम के लिए बात करने वाले हैं। जून माह के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। वैसे तो पटवारी के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको जो है दिसंबर से जुलाई तक का या 15 जो है आपके जुलाई का या 30 जून तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे यदि अगर जैसे पेपर पोस्टपोन हुआ था हमारा मई में पहले प्रस्तावित था, यदि उस समय का अगर पेपर बना हुआ है, अगर हम माने कि 5% भी अगर माने कि उस समय का है वो पेपर बना हुआ है, तो आपके जो है प्रश्न आने की संभावना रहेगी दिसंबर, जनवरी और फरवरी से। और यदि जो है पेपर अब बना है तो आपके प्रश्न आने की संभावना ही जैसा जो है आरएसएसबी का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से जो है इस बार प्रश्न आने की संभावना ही मई और जून है। वो आपके मुख्य महीने मानो आप जहां से प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जैसे लाइब्रेरियन का हुआ था तो वहां पर मार्च अप्रैल तक के आए, और अब जो है मई और जून संभावित लग रहा है कि ट्रेंड के अनुसार ऐसा लग रहा है। बाकी दिसंबर से जून तक का है वो मुझे लग रहा है सफिशियंट है। और जो चीज़ें जैसे मान लो कि मई और जून के लिए आने वाला है लगभग तो जो है हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब जून माह का कुछ करंट अफेयर है जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। यानी मान लो जून और मई का अगर आए तो इनको थोड़ा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जून और मई माह है उसको हम थोड़ा क्या है अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि क्या हमारी जो संभावनाएं हैं वो आपके बाहर जाने की जो है वो आपके कम हो। वैसे तो अगर पिछली पटवारी की तरह जैसे पेपर आए तो पिछली बार तो जैसे हमारे साथ में यही हुआ था, हम खूब पढ़ के गई थी, वहां जाए तब पता चला कि जो प्रश्न है वो 10 में से 5-5 7-7 प्रश्न है वो बाहर से आ रहे थे, या जो सोर्स हमने नहीं पढ़े थे उसके अलावा प्रश्न आ रहे थे। तो उसके बारे में अलग से बात बताऊंगा मैं। फिर हमने जो है एक रात के अंदर भी जो काफ़ी प्रश्न तैयार किए थे, हमारा दूसरे दिन पेपर था तो हमने एक रात के अंदर भी जो है 10 प्रश्नों का है वो जुगाड़ किया था। कुछ अच्छी जगह से पढ़े थे, उसमें से 5-7 प्रश्न हमारे सीधे आ गए थे। तो एक जो है अगली शिफ्ट में या अगले दिन पेपर होने का मतलब फ़ायदा ये हुआ कि 2 पहले पेपर देख चुके थे, तो जिसके कारण जो है हम आप देखो कि 4-5 प्रश्नों का है, हमें उससे सीधा सीधा फायदा भी हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है वो आपके पटवारी के लिए स्पेशल रहने वाली है। और आपके जून माह का इसके अंदर सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर लिया है मैंने, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना है इसके अंदर शामिल नहीं की है। ठीक है, ओनली राष्ट्रीय करंट अफेयर पे बात करेंगे, ना ही राज्य पे और ना ही आपके अंतर्राष्ट्रीय पे। देखो कि इसरो का उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण हुआ। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ, तो ये आपके कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यानी इसरो का उत्तर प्रदेश के अंदर रॉकेट प्रक्षेपण आपके परीक्षण हुआ, तो ये कुशीनगर के अंदर हुआ। वैसे जो है रॉकेट प्रक्षेपण के अंदर है वो आपके जो जितने भी है आपके श्री हरिकोटा से होते हैं, ये आपके कहाँ से हुआ, आपके कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हुआ। गंडक नदी के किनारे एपी बांध जंगल पट्टी से हुआ, ये याद रखना। आयोजन इन स्पेस प्लस इसरो प्लस आपके एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के किया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है ये स्थान बस 14 जून को किया था। और इसके बाद में अगला देखो, आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में शामिल होगा। यानी आईएनएस तमाल है वो क्या होगा, भारतीय नौसेना में शामिल होगा। जो है आपके देखो जुलाई 2025 में ये कमीशन होगा। स्थान आपके कहाँ है, कालिनग्राद रूस के अंदर। तलवार श्रेणी का आपका चौथा और तुसील श्रेणी का आपका क्या है, दूसरा युद्धपोत है भाई। यानी तलवार श्रेणी का चौथा और आपके तुसील श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है, ये याद कर लेना। एक तो प्रश्न आएगा हाल ही के अंदर है, हाल ही में अंदर है, या जून के अंदर या फिर जुलाई के अंदर जो है आईएनएस तमाल भारतीय सेना में शामिल होगा, या भारतीय सेना में शामिल होने वाला कौन सा है, तो उसके अंदर ऑप्शन आएगा आईएनएस तमाल। वो याद करना, ये तलवार श्रेणी का चौथा है और तुसील श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है, ये याद रख लेना। ठीक है, भारत और रूस के मध्य ये 2.5 बिलियन के लिए इसका लेकर के समझौता हुआ है 2016 में। और इसका निर्माण यंत्र शिपयार्ड जो आपके रूस करती है, स्वदेशी भागीदार भारत का है जो 26% है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली सहित भारत की जो भागीदारी इसमें 26% है। तो ये आपको ध्यान में रखना, एक तो आईएनएस तमाल और एक उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। उसके बाद में भारत ने रुद्रास्त्र आपके विट्योल ड्रोन का आपके क्या है सफल परीक्षण किया है। ये हमने जो है लगभग चीजें हमने पहले पढ़ चुकी है, फिर भी हम जो है स्पीड फास्टली इनको देख लेते हैं। कहां पर किया भाई, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया है। ये याद रख लेना, बस इतना ही याद रखना कि भारत ने रुद्रास्त्र विटोल का ड्रोन का परीक्षण है वो कहां पर किया है। दूसरी चीज ये याद रखें कि इसका विकासकर्ता कौन है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको पहले 4 बार बता दी चीजें कि इसका विकासकर्ता क्या है। सोलर जो डिफेंस आपके एरोस्पेस लिमिटेड है ये इनका विकास करता है। हाइब्रिड वीट्यूअल का मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपके ड्रोन। ठीक है,
वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। हाइब्रिड का मतलब विशेषतः बिना रनवे के उड़ान करता है और बिना आपके रनवे के लैंडिंग करता है। मध्यम ऊंचाई से आपके एयरब्रेट वारहेड गिराता है। निगरानी, इंटेलिजेंस और लक्ष्य भेदने में सक्षम है। उपयोग कहाँ है भाई? पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए ये आदर्श है। कुल मिला के विकास करता याद रखना है और स्थान याद रखना है। पोखरण के अंदर और सोलर डिफेंस इनका विकास करता है। रुद्रास्त्र है, ड्रोन है। उसके बाद में देखो जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। ये आपके सेना देश है। सेना देश का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों के अंदर जो है इन्होंने 150 आपके विकेट पूरा किया है। प्रश्न यही आएगा कि इन देशों के अंदर हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने 150 विकेट पूरे किए? आपको नाम एक ही याद रखना है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद में आईपीएल से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी थी। पर्पल कैप किसको मिला था? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। 18वां संस्करण है, आरसीबी ने जीता था भाई, ठीक है। बाकी जो जितनी भी जानकारी है आईपीएल के बारे में पढ़ लेना, मैंने आपको उपलब्ध करवा रखा है। नीरज चोपड़ा के बारे में सारी जानकारी आपको पता है। इनको गोल्ड मेडल मिला भाई पेरिस डायमंड लीग के अंदर। इन्होंने 88 मीटर भाला फेंका और इनको पेरिस डायमंड लीग के अंदर, कहां पर? पेरिस डायमंड लीग के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला है। पैरा एथलेटिक्स का जो है शुभंकर घोषित कर दिया है और पैरा एथलेटिक्स इस बार जो है इंडिया में होने वाला है। और पैरा एथलेटिक्स का जो आपका शुभंकर है वो आपके विराज है। क्या है? विराज है। ये याद रख लेना कि हाल ही के अंदर जून माह के अंदर पैरा एथलेटिक्स की जो घोषणा की गई है उनका शुभंकर क्या है? वो आपके विराज है। याद कर लेना, विराज का मतलब होता है ये हाथी का एक रूप होता है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं भाई। यानी ये भारत के 11वें क्रिकेटर है जो इस श्रेणी में शामिल हो गए हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर है? भारत के 11वें क्रिकेटर है। महेंद्र सिंह धोनी को इसमें शामिल कर दिया है। तो ये जसप्रीत बुमराह और महेंद्र सिंह धोनी दो याद रखे, शुभंकर विराज याद रखे। उसके बाद में देखो पीएफआरडीए अध्यक्ष, यानी पीएफआरडीए का मतलब हो गया पेंशन, जो पेंशन निधि आपके विनियामक जो आयोग है उनके अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन है। ये मैंने आपको पदाधिकारी वाले वीडियो के अंदर भी बता दिया था और ये पूरे नोट्स में भी है। शिव सुब्रमण्यम रमन है, ये याद कर लेना। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष, यानी ईएससी पीएम आर्थिक सलाहकार जो पीएम है अध्यक्ष है, उनके अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? 25 जून है, ये 20 जून है, ये जून की बातें हैं। तो आपके एस महेंद्र देव कौन बने हैं? एस महेंद्र देव बने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। एस महेंद्र देव आपके पेंशन का जो है आप शिव सुब्रमण्यम रमन है। मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत है वो आप कैटरीना कैट को बनाया भाई, ठीक है। मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके अलावा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम सम्मान हुआ था 2 जून को। ये यूएस और अमेरिका के मध्य आर्थिक जो मामलों को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हुआ था। उस फोरम के अंदर कुछ सम्मान दिए गए थे। उस सम्मान के अंदर आपके कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला को आपके ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया, यानी कुमार मंगलम बिड़ला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान में रखें। यानी अब आर्थिक सलाहकार परिषद महेंद्र देव, पेंशन वाला शिव सुब्रमण्यम रमन और आपके मालदीव का वैश्विक पर्यटन कैटरीना कैफ और इंडिया स्ट्रेटेजी के अंदर कुमार मंगलम बिड़ला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया। उसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, थीम कौन सी है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और यहाँ पर जो है आपके देश का यदि नाम पूछे तो कोरिया गणराज्य भाई, ठीक है। कौन सा है? कोरिया गणराज्य है, ये भी याद रखें। हालांकि यह क्या है, ये इंटरनेशनल में आ जाता है। उसके बाद में देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इस बार कौन सा था? इस बार 11वां था। और पहली योग नीति जारी करने वाला स्टेट उत्तराखंड हो गया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 13 जून को कहां पर हुआ था? जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनसे सीधा प्रश्न देती है आरएसएस भी, ये सम्मेलन कहां पर हुआ? सीधा प्रश्न देती है। अंतर्देशीय मत्स्य सम्मेलन, जलीय कृषि सम्मेलन 13 जून को हुआ। वो आपके कहा? इंदौर के अंदर हुआ। कहां हुआ? इंदौर के अंदर हुआ। ये चीजें याद रखनी है। मत्स्य सम्मेलन इंदौर के अंदर हुआ।
कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए एक कमेटी बनाई है 17 जून को, और उस कमेटी कितने सदस्य हैं, वो आपकी 9 सदस्यीय कमेटी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई, और उसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाता है। यह सीधा प्रश्न आएगा कि कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए जो एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उनके अध्यक्ष किसको बनाए गए, डॉक्टर विनीत जोशी। डॉक्टर विनीत जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया है, याद कर लेना। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपुरा को देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है घोषित कर दिया है। त्रिपुरा को, ठीक है, त्रिपुरा को देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है वो घोषित कर दिया है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। उसके बाद में उत्तर प्रदेश पायलट पहल। उत्तर प्रदेश पायलट पहल क्या है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक पायलट रूप से एक पहल शुरू की, उस पहल का नाम क्या है, नव्या पहल है भाई। कौन सी पहल है, आपके नव्या पहल है। ये आपके कहां से की गई थी, उत्तर प्रदेश के आपके सोनभद्र जिले से की गई थी। यानी आप ये ऐसे याद रखें कि नव्या पहल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 24 जून को शुरू की गई थी। ये लाइन याद रखें, नव्या पहल है, 24 जून है, आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले है, सोनभद्र जिला यूपी से शुरू की गई थी। और इसके अंदर 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को क्या करेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह नव्या पहल है वो शुरू की गई थी। नव्या पहल 24 जून सोनभद्र यूपी, और आपकी व्यावसायिक प्रशिक्षण किशोरियों को, किशोरियों से संबंधित है। इसके अलावा इंडिया जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उनका सम्मान दिया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आपके डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यही याद रख लेना, हाल ही में किस बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार है, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। जितने भी पुरस्कार है हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो वहां से पढ़ लेना। हिंदी के लिए किसको दिया है, पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए दिया है। आईएमडी का महानिदेशक पुरस्कार, ठीक है, ये याद रख लेना। ये आपके किसका है, ये आपके मौसम संबंधी जो है उनका पुरस्कार है, महानिदेशक पुरस्कार आईएमडी का। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को आपका पुरस्कार दिया गया, और उस पुरस्कार का नाम भी याद कर लेना। ऐसे पुरस्कार दिया जा सकता है कि आईएमडी का जो पुरस्कार है, आईएमडी का महानिदेशक पुरस्कार है सासाकावा, पुरस्कार का नाम भी कौन सा है, आपका सासाकावा पुरस्कार है। सासाकावा पुरस्कार याद रख लेना। और ये किसको दिया है, इसका नाम भी याद रखें आप जरूर, डॉक्टर, इनका नाम क्या है, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, मृत्युंजय महापात्रा है, इनका नाम भी याद रखें आप। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सासाकावा पुरस्कार है वो किसको मिला है, सासाकावा पुरस्कार किसको मिला है, आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को मिला है। यानी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को सासा, ठीक है, मैं से याद रख लेना, सासाकावा मृत्युंजय और महापात्रा है। उसके बाद में पीएसए पुरस्कार, आपकी विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो आपके अनाहत सिंह को मिला। 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने अमीना ओपी के साथ में संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को जीता है। तो हमारे इंडियन कौन है, हमारे इंडियन 17 वर्षीय अनाहत सिंह है भाई, अनाहत सिंह है जिनको विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अनाहत सिंह कितने वर्ष की है, आपके 17 वर्ष की है, और इनको विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर पीएसए का पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान में रखें, जितने भी इंडिया का से संबंधित चीजें हैं सारी ध्यान में रखनी है। भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ फ्रिगेट, भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ फ्रिगेट है आपके जुलाई 2015 का, रूस के कालिनग्राद में शामिल किया जाने वाला फ्रिगेट आईएनएस धमाल। ये हमने बात कर ली है कि यह कहां पर शामिल होगा, ये रूस के जो है, रूस के अंदर कालिनग्राद है वहां पर ये शामिल होगा। भारतीय नौसेना के अंदर नया स्टील्थ आपकी फ्रिगेट शामिल होने वाला जुलाई के अंदर, आईएनएस धमाल हमने पढ़ लिया। हाइब्रिड विटुल ड्रोन रुद्रास्त्र का परीक्षण हमने पढ़ लिया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया जाएगा। और इनकी जो सोलर है, सोलर कंपनी द्वारा इनका क्या है, आपके निर्माण किया गया था, विकास किया गया था। उसके बाद में देखो, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहां हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नई दिल्ली के अंदर हुई। सीधा ऐसे ही प्रश्न आता है, जो मेरे हेडिंग हैं, जो मेरे हेडिंग दी हुई है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहां हुई है, आपके नई दिल्ली के अंदर हुई है। बिग कैट अलायंस में कितने कैट्स होते हैं, 7 बिग कैट्स होते हैं, जैसे बाघ है, शेर है, आपके तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चित्ता, जगुआर, प्यूमा, ये सभी कौन से हैं, ये कैट श्रेणी के हैं, बिग कैट श्रेणी के हैं ये 7। और इनके लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट जो अलायंस है उसका आपके 16 जून को नई दिल्ली के अंदर
इनकी पहली सभा हुई है। भारतीय नेतृत्व किसने किया है, अध्यक्षता किसने की, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की है। महानिदेशक पी यादव है इनके। और भारत की जो है पहल और वित्त पोषण यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट जब टाइगर, अप्रैल 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, उसके अवसर पर 150 करोड़ रुपए का वित्त पोषण की प्रतिबद्धता है, वो आपके मोदी जी ने जताई थी। किसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अंदर। हालांकि जून के अंदर ये दिल्ली के अंदर हुआ है, ये ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016 है। उसके अंदर भारत का प्रदर्शन यदि पूछे तो भारत के कितने विश्वविद्यालय, भारत के 54 यूनिवर्सिटीज है इस सूची में शामिल हुई है। पिछले एक दशक में इसके अंदर 5 गुना वृद्धि हुई है। भारत अब दुनिया में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है भाई, ठीक है। भारत अब है वो दुनिया के अंदर चौथा प्रतिनिधित्व वाला देश हो गया। अमेरिका 1 नंबर पर है। शीर्ष भारतीय संस्थान कौन कौन है जो इस क्यूएस वर्ल्ड आपके यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हुए हैं, टोटल तो 54 शामिल हुए हैं। 54 के अंदर शीर्ष कौन कौन से हैं, तो देखो एक आपके आईआईटी दिल्ली है जिसको 123वीं रैंक मिली है। शीर्ष का मतलब है कि टॉप 200 के अंदर, टोटल तो 54 है, ठीक है, लेकिन टॉप 200 के अंदर भारत के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक देखो टॉप 200 के अंदर एक तो आईआईटी दिल्ली 123, आईआईटी बॉम्बे 129, आईआईटी मद्रास 180, आईआईटी दिल्ली 123, आईआईटी बॉम्बे 129, आईआईटी मद्रास 180, यानी आईआईटी दिल्ली है हमारे भारत के अंदर, आईआईटी दिल्ली टॉप पर रही। और टोटल 12 आईआईटी इस सूची में शामिल है। कुल 12 आईआईटी है, 54 के अंदर कितनी है, 12 आईआईटी है। नए संस्थान इस साल 8 भारतीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार रैंकिंग में स्थान बनाया है। और ये किसी भी देश का अब तक है या फिर किसी भी वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है। यानी इस बार पहली बार 54 में से पहली बार 8 तो क्या है, नए भारतीय विश्वविद्यालय जिन्होंने इसके अंदर, इस सूचकांक के अंदर पहली बार है वो अपना नाम दर्ज करवाया। तो आपके ये याद रखना है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर भारत के 54 संस्थान शामिल हुए हैं। भारत दुनिया का चौथा देश हो चुका है। और टॉप 200 के अंदर आईआईटी दिल्ली 123, आईआईटी बॉम्बे 129 और आईआईटी मद्रास 180, 3 चीजें याद रख ले। 12 आईआईटी जिसके अंदर शामिल है और 8 नई यूनिवर्सिटीज भी शामिल है इसके अंदर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया है, चिनाब नदी पर बनाया है। इसे चिनाब पुल भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन 6 जून को सियासी जिला जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करके आए थे। इसकी विशेषता यह है कि 359 मीटर ये नदी तल से ऊंचाई है, 1315 मीटर ये लंबा है, 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ये हिस्सा है। और पेरिस के एफिल टावर से भी क्या है, ये ऊंचा है। और मुख्य बिंदु क्या है यहाँ के, देश का पहला केबल आधारित रेलवे जो पुल है आपके कौन है, अंजी ब्रिज है। और वो भी इस समय उद्घाटन किया था इसका। तो देश का पहले केबल आधारित रेलवे पुल, यहाँ ये अलग प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला केबल आधारित रेलवे आपके पुल अंजी ब्रिज है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है, तो चिनाब पुल है। और इसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, अभी कटरा से श्रीनगर चलाई गई थी। और इसके द्वारा यात्रा के अंदर 2 से 3 घंटे में कटौती होगी। उसके बाद में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र है, वो कहां पर खोला गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र है, उसकी स्थापना हाल ही में कहां पर की गई है, 19 जून को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। बुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, कहां पर है, बुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी की गई है। और स्थान भारतीय वन्य जीव संस्थान सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के अंदर इसकी जो है स्थापना की गई है भाई, ठीक है। और बुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य बन गया है। ये याद कर लेना भाई, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्ट के अंदर है बुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। उसके बाद में देखो 4 राज्यों में उपचुनाव हुए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब। इसके बाद में देखो राफेल फ्यूजलेज भारत में निर्माण होगा, टाटा और डसोल्ट ने समझौता किया भाई। साझेदार कौन है, एक तो टाटा ग्रुप है और
भारत का, और एक आपसे डसोल्ट एविएशन है फ्रांस का। ठीक है, ये डसोल्ट राफेल वाली कंपनी है, तो डसोल्ट फ्रांस के, टाटा भारत का, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। राफेल लड़ाकू विमान का फ्यूजलेज आपके मुख्य ढांचा जिसे बोलते हैं, फ्यूजलेज कौन क्या होता है, आपके राफेल का मुख्य ढांचा होता है फ्यूजलेज, उसका मुख्य ढांचा का निर्माण है वो कहां पर होगा, भारत में होगा। इन दोनों के मध्य आपके समझौता हुआ है कि जो आगे से राफेल का मुख्य ढांचा है वो आपके भारत में बनेगा, और इसके लिए हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। भाई ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर लगेगा, हैदराबाद में लगेगा। ऐसे प्रश्न आएगा कि राफेल के लिए फ्यूजलेज का भारत में निर्माण है वो कहां पर होगा, तो हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। टाटा और डसोल्ट के मध्य समझौता हुआ है, और राफेल की मुख्य जो ढांचा है वो कहां पर, अब इंडिया में बनेगा। और ऐसा पहली बार है कि राफेल का ढांचा फ्रांस से बाहर पहली बार बन रहा है भाई। ठीक है, टाटा इस ज्वाइंट वेंचर के तहत विमान के आगे, मध्य और पीछे के हिस्से का क्या करेगी, निर्माण करेगी। भारत निर्मित फ्यूजलेज साल 2028 तक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये पहला अवसर है जब राफेल फ्यूजलेज फ्रांस के बाहर निर्माण हो रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, राफेल के लिए इंपॉर्टेंट है, राफेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है फ्रांस के डसोल्ट के साथ में हुआ, टाटा और इनके मध्य हुआ है, और कहां पर निर्माण होगा, आपके हैदराबाद में निर्माण होगा, 2028 तक दे देंगे भाई। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और है फाल्कन 2000। ठीक है, फाल्कन 2000 आपकी बिजनेस जेट है, रिलायंस और डसोल्ट के मध्य समझौता हुआ है। एक तो टाटा और डसोल्ट, और एक रिलायंस और डसोल्ट। टाटा और डसोल्ट का भी याद रखना, राफेल का फ्यूजलेज बनेगा यानी मुख्य ढांचा बनेगा, और यहां पर क्या है, रिलायंस के साथ में फाल्कन 2000 है वो बनेगा। ये आपके घोषणा हो गई वहां पर साझेदार रिलायंस आपके एरो स्पेस जो कंपनी है उनके मध्य, और ये कौन है, अनिल अंबानी है। और आपके डसोल्ट एविएशन जो है ये आपके फ्रांस की है, ये अनिल अंबानी की है, और ये फ्रांस की है। अब इनका मुख्य बिंदु क्या है, डसोल्ट 2000 जेट का निर्माण पहली बार फ्रांस के बाहर होगा। यानी आप देखो कि फाल्कन 2000 जेट का निर्माण है वो पहली बार फ्रांस के बाहर होगा, और वहां पर क्या था कि राफेल का फ्यूजलेज का निर्माण है पहली बार फ्रांस के बाहर होगा। एक टाटा बनाएगी, एक आपके रिलायंस बनाएगी, दो चीज हो गई। इनका उद्यम आपके डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है, वो संयुक्त उद्यम कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग लाइन नागपुर महाराष्ट्र, वो आपके कहाँ था, हैदराबाद में था, और ये आपके कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र। ये आपके हैदराबाद के अंदर है, याद रख लेना। ये आपके राफेल वाला हैदराबाद में बनेगा, और ये आप रिलायंस वाला फाल्कन 2000 कहाँ बनेगा, नागपुर में बनेगा। दोनों को याद कर रख लेना। यदि अलग से प्रश्न आ जाता है कि फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के लिए जो समझौता हुआ है उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है हब कहाँ बनाया जाएगा, आपके नागपुर के अंदर बनाया जाएगा। ये पहला मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 जेट तैयार होने की उम्मीद 2028 तक है, यानी दोनों की है वो 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। दोनों पहली बार फ्रांस से बाहर बन रहे हैं, तो फाल्कन 2000 भी इंडिया में बनेगा, और राफेल का मुख्य ढांचा भी कहाँ, इंडिया के अंदर बनेगा। तो ये दोनों चीज याद रखें, वो हैदराबाद है और ये नागपुर है। उसके बाद में देखो आप, स्किल्स फॉर द फ्यूचर, भारत का कार्यबल परिदृश्य। स्किल फॉर द फ्यूचर भारत का कार्यबल परिदृश्य है, इसका विमोचन करता शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी थे। ये एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इसको तैयार किया। भारत के कार्यबल में कौशल और योग्यता का विश्लेषण करेंगी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की प्रतिस्पर्धा का अवलोकन करेगी। भाई हमें याद क्या रखना है, इनके मुख्य निष्कर्ष है कि 2023-24 में भारत की 88% श्रम शक्ति आपके कम योग्यता वाले व्यवसायों में संलग्न थी। केवल 10 से 12% श्रम शक्ति आपके उच्च योग्यता वाली भूमिकाओं में कार्यरत थी। व्यावसायिक प्रशिक्षण के 66% से अधिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण के 66% से अधिक हिस्से के लिए प्रमुख 5 क्षेत्र क्या है, आपके जिम्मेदार है। उसके बाद में देखो, स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत भारत का एक प्रोजेक्ट है, और वो ओस्ले नॉर्वे के साथ में है। ये भी ध्यान में रखें कि स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान है, यानी ये ध्रुवीय क्षेत्र है, उन पे अनुसंधान के लिए एक पोत प्रोजेक्ट है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र है उन पे अनुसंधान के लिए एक भारत का प्रोजेक्ट है। कहां पर, ध्रुवीय क्षेत्र का कौन सा देश है, ओस्लो नॉर्वे के साथ में, ओस्लो की, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, उनके साथ में। भारत का जो है आपके गार्डन रिच आपके शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता है, इनके ये आपके साझेदार है नॉर्वे के अंदर, और यही आपकी क्या है, इसको बनाएगी। भाई इस पोत का निर्माण भी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स करेगी, और ये आपके कहां पर बनेगा, नॉर्वे ओस्लो के अंदर। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है ये आपके तैयार करेगा। ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान में भारत की ये क्षमता बढ़ाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में नक्शा, उसके बाद में एक नक्शा कार्यक्रम है। ये नक्शा कार्यक्रम क्या है, ये आपके
नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज आपके बेस्ड एंड लैंड सर्वे नक्शा इसकी फुल फॉर्म है। समता निर्माण कार्यक्रम है इसका दूसरा चरण है। आपको क्या याद रखना है, नक्शा कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो आपके नक्शा कार्यक्रम का संबंध है क्षमता निर्माण से संबंधित। ये कौन सा है, ये नक्शा आपके क्षमता निर्माण का दूसरा चरण है। इतना याद रख ले, बहुत है भाई, ठीक है। क्षमता निर्माण का कौन सा दूसरा चरण है, इतना याद रखें। और इसके आयोजक कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और ये भूमि संसाधन विभाग है। यानी नक्शा कार्यक्रम है, नक्शा कार्यक्रम है जो क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, उसके आयोजक कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, भूमि संसाधन विभाग है। इनका उद्देश्य क्या है, तो शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण करना, शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण करना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मास्टर प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। क्या करना भाई, मास्टर प्रशिक्षकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना क्या है, इसका उद्देश्य है। पहला चरण मई में हुआ था और दूसरा चरण जून में हो रहा है, 1 महीने के अंतर के अंदर नक्शा कार्यक्रम के दोनों चरण हो रहे हैं। क्षमता निर्माण करना यानी प्रशिक्षण देना, मास्टर प्रशिक्षकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना राज्य और केंद्र शासित के, यानी इनकी क्षमता निर्माण करना, और यही आपके क्या है, इसका उद्देश्य है। सीधा सा याद रखें, पहला मई में, दूसरा जून के अंदर, दोनों चरण हुए हैं। मई जून का करंट पर हमें पढ़ना है। 160 मास्टरों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है और 157 शहरी निकायों को 304 आपकी यूएलबी शहरी निकाय और जिलाधिकारी इसके अंदर शामिल रहे। उसके बाद में देखो दूसरा चरण 2 जून को हुआ, अवधि 1 सप्ताह तक इन्होंने चलाई। कार्यक्रम आयोजित हुआ भाई कहां कहां पर, लबासना मसूरी उत्तराखंड, आपकी यसदा पुणे महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता के अंदर गुवाहाटी असम के अंदर, MGSIPA चंडीगढ़ पंजाब के अंदर, और ATI आपके मैसूर कर्नाटक के अंदर। उसके बाद में प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या रखा भाई, भूस्थानिक जियो स्पेशल आपके डेटा का कुशल उपयोग और शहरी नियोजन में क्षमता निर्माण। उसके बाद में देखो बेंगलुरु शहरी तेंदुओं की आबादी में शीर्ष महानगर, ये याद रख लेना, प्रश्न सीधा ही आएगा, जो हेडिंग है वही आपका प्रश्न आएगा कि शहरी आबादी में शीर्ष महानगर कौन सा है, बेंगलुरु। प्रश्न सीधा ही आएगा, शहरी तेंदुआ की आबादी में शीर्ष महानगर कौन सा है, शहरी तेंदुआ का मतलब बेंगलोर, सीधा याद कर लो। संपर्क संस्था होलेमाती नेचर फाउंडेशन नेतृत्व, चलो छोड़ो, आपके बेंगलुरु के आसपास की अनुमानित है आप 80 से 85 जंगली तेंदुए हैं। बेंगलुरु अब 54 तेंदुए से, मुंबई में कितने 54 तेंदुए थे, बेंगलुरु के अंदर अब 80 से 85 तेंदुए हो गए, तो बेंगलुरु आगे हो गया। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कितने 54 तेंदुए हैं। शेष लगभग 30 जो है तेंदुए वो महानगर के आसपास फैले आरक्षित और मान्य और निजी वनों के अंदर है। यानी 54 तेंदुए तो बन्नेरघट्टा आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, बाकी जो 30 है वो आपके महानगर के आसपास में। टोटल कितने 80 से 85 तेंदुए है बेंगलोर के अंदर, मुंबई में 54 थे, अब बेंगलोर आगे निकल गया। कुल मिला के हमें इतनी चीज याद रखनी है कि हाल ही के अंदर शहरी तेंदुओं की आबादी में शीर्ष महानगर कौन सा बना है, बेंगलुरु हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक की लाइन सीधा प्रश्न आएगा। अगला देखो, भारत की जनसंख्या 2025 UNFPA रिपोर्ट है, रिपोर्ट का शीर्षक है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, इसका रिपोर्ट है भाई, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपके जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या के आंकड़े 2025 तक 1.46 अरब जो है जनसंख्या अनुमान है भारत का, और दुनिया में सबसे अधिक है। कुल प्रजनन दर घटकर के 1.9 हो चुकी है, पहले 2.1 थी। अब देखो आपके युवा आबादी 10 से 24 वर्ष के जो आयु के लोग हैं वो 26% लोग हैं। बुजुर्ग आबादी 65 वर्ष से अधिक लोग हैं वो 7% लोग हैं। जीवन प्रत्याशा 2025 में पुरुषों की 71 है और महिलाओं की कितनी है, 74 है। यानी युवा 26%, बुजुर्ग 7%, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष है, और अनचाहा गर्भधारण लगभग 36% है। वयस्क इसके अंदर शामिल है। जनसंख्या 1.46 अरब और कुल प्रजनन दर 1.9, ये याद रखें। उसके बाद में देखो, दिल्ली एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों के अंदर भारत का एक हवाई अड्डा शामिल हुआ है। टॉप 10 हवाई अड्डा के अंदर भारत का एक हवाई अड्डा है, वो आपके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हुआ है। एक ही लाइन याद रखनी है कि दिल्ली एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के आपके शीर्ष हवाई अड्डों के अंदर जो है आपका दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी वो शामिल हो गया है। प्रश्न, एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष हवाई अड्डों के अंदर कौन सा जो है हवाई अड्डा शामिल हुआ भारत का, तो इंदिरा गांधी दिल्ली वाला शामिल हुआ है, ये याद रख लेना। 10वें नंबर इनका है भाई, ठीक है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान रहा है इनका।
और उसके बाद में देखो त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मैंने आपको बता दिया, पहला मिजोरम था, दूसरा गोवा था, और तीसरा अब कौन बन गया, तीसरा आपके त्रिपुरा बन गया। त्रिपुरा तीन, त्रिपुरा तीसरा, ठीक है। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा तीन बन गए हैं। और किसके तहत बन रहे हैं, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत वो साक्षर बन रहे हैं भाई, ठीक है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और आपके क्या है, दो दो जो चीजें हैं आपके, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, एक तो परिसर का उद्घाटन और एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन। इन दोनों का ये उद्घाटन आपके नवा रायपुर अटल नगर, दोनों का उद्घाटन कहां पर किया गया है, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में किया गया है। याद रख लेना, प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का हाल ही में उद्घाटन कहां पर किया गया था, नवा रायपुर अटल छत्तीसगढ़ किया गया। ज्यादातर स्टेट का पूछते हैं कि किस राज्य के अंदर है वो स्थापित किया गया, तो छत्तीसगढ़। उद्घाटन आधारशिला किसने रखी थी, अमित शाह गए थे वहां पर। उद्देश्य हाईटेक फोरेंसिक लैब से सबूतों की वैज्ञानिक जांच और आपके प्रशिक्षित प्रोफेशनल तैयार करना। संबंधित, इससे संबंधित कुछ पहल है जो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी चल रही है। आई हब का उद्घाटन भी इन्होंने किया था, ठीक है। आई हब है, आई हब इसकी संबंधित पहल है। याद रख लेना, रायपुर छत्तीसगढ़ है, ये याद रख लेना। और इस जगह का नाम भी तो ध्यान में रख लेना कि नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ये आपके नया एप्लीकेशन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। ये आपकी इस बार जो है पुडुचेरी जो आपकी विधानसभा है, पांडिचेरी विधानसभा है आपके, उसने जो है अपना ही है। राजस्थान इसको ऑलरेडी अपना चुका है। ये एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन विजन के तहत डिजिटलीकरण और आपके कागज रहित विधान प्रक्रिया है, यानी डिजिटलीकरण और कागज रहित विधान प्रक्रिया है। आपके पुदुचेरी 19वें विधानमंडल है जो आपके नेवा प्लेटफॉर्म अपनाया है, यानी 19वां विधानमंडल है जिसने नेवा प्लेटफॉर्म अपनाया है। पहला राज्य कौन सा था जिसने ये अपनाया था, 2022 के अंदर नागालैंड ने अपना लिया था। तो ये भी याद रखें कि हाल ही में किसने अपनाया था, जून के अंदर, क्योंकि हमारा जून का अंदर पेपर आता है, तो हाल ही के अंदर कहां से किसने अपनाया था, ये 1900 है, इसको याद रखें भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो महिला टेनिस बिली जीन किंग कप, एक कप का नाम है, ये महिला टेनिस से संबंधित कप है, बिली जीन किंग कप है। इसका पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम इसका फेड कप था। वर्तमान नाम क्या है, बिली जीन किंग कप है। ये इसका कहां पर आयोजन हुआ था, होगा नवंबर 2025 में। कहां पर आयोजन होगा, भारत के अंदर होगा भाई, ठीक है। यानी महिला टेनिस है बिली जीन किंग कप या फेड कप भी शब्द आ जाए। इस टूर्नामेंट का पूर्व नाम क्या था, फेड कप था। यदि फेड कप आ जाएगी नवंबर 2025 में, कहां होगा, भारत के अंदर होगा। इसका थोड़ा ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो आप, तीसरी भाषा की अनिवार्यता हाल ही में किस स्टेट ने समाप्त कर दी है भाई, तीसरी भाषा की अनिवार्यता हाल ही में किस स्टेट ने समाप्त कर दी है, ये आपके महाराष्ट्र ने समाप्त कर दिया भाई, ध्यान रखना। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है इन्होंने, ठीक है। किसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी है, हिंदी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ये याद रखें कि किस स्टेट ने हाल ही में हिंदी की तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी है भाई, महाराष्ट्र ने कर दी है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैंने आपको टेलीग्राम पे ये चीज बता दी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लेना। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्लांट है वो कहां पर स्थापित किया गया भाई, भारत का पहला ऑफ ग्रिड, कौन सा, ऑफ ग्रिड आपके ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो है आपके प्रोजेक्ट है वो आपके कच्छ गुजरात के अंदर किया गया है। संस्थापक आपके अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड है और क्षमता इसकी 5 मेगावाट है। स्रोत पूरी तरीके से ये सौर ऊर्जा पर है, इसलिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कच्छ गुजरात अडानी के द्वारा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। क्षमता 5 मेगावाट है, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित है। उसके बाद में देखो आप, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसका जो है आपके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो आपके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है, आपके कौन है भाई, संबंधित मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और केंद्रीय पेट्रोलियम पोत एवं परिवहन जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी है भाई, ठीक है। यानी आपका सागरमाला याद रख लेना, सीधी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है और पहले इसे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब जो है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। और
जून 19 जून को आपके आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के रूप में इसका पंजीकरण कर दिया है। तो आपको ये याद रखना कि हाल ही में जो है भारत की पहली समुद्री क्षेत्र के रूप में एनबीएफसी के रूप में आरबीआई द्वारा किसको पंजीकरण किया गया है, इस तरीके से याद रखें। एक तो आप इसको और इसको लिंक करके याद रख ले, यहीं से जो प्रश्न आने वाला है, ठीक है, कि भारत की पहली समुद्री क्षेत्र की एनबीएफसी, और एनबीएफसी की मंजूरी कौन देता है, आरबीआई देता है, ठीक है। एनबीएफसी की मंजूरी कौन देता है, आरबीआई देता है। किसको दी है, तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी है, जिसका पहला नाम क्या था, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी था। ये तीन चीजें आपको याद रखें, ठीक है। उसके बाद में देखो आप अगला बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या है भाई, बीएसएनएल क्या है, देश की पहली बिना सिम 5G आपके जो है सेवा देती है, यानी फिक्स्ड वायरलेस क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस आपके एक्सेस देती है। ये आपके कौन, बीएसएनएल देती है भाई, देश की पहली बिना सिम की 5G सेवा देगी। लॉन्च इन्होंने 18 जून को की थी ये सर्विस हैदराबाद के अंदर। कहां पर, 18 जून को हैदराबाद के अंदर इन्होंने ये सेवा लॉन्च की है। भारत की पहली बिना सिम की 5G सेवा। यही सीधा प्रश्न आएगा कि भारत की पहली बिना सिम की 5G सेवा हाल ही में किस कंपनी द्वारा दी गई थी, बीएसएनएल द्वारा दी गई थी। कहां दी गई थी, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी याद रख लें। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बिना फाइबर केबल 5G नेटवर्क पर पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल पहला भारतीय ऑपरेटर है जो बिना सिम प्रमाणीकरण और स्वदेशी आपके 50 रेडियो पेश करता है, ये आप भी ध्यान रखें। उसके बाद में देखो सोना दूसरा सबसे बड़ा आपके आरक्षित परिसंपत्ति है, वो बन गया है। सबसे बड़ा आपका डॉलर है, सबसे बड़ा अमेरिका डॉलर है, 46% अभी इसका हिस्सा है। उसके बाद में सोना आ गया 20%, यूरो आ गया 10%, तो यूरो क्या है, तीसरे स्थान पर खिसक गया भाई। वैश्विक केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना अब दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गया है। उसके बाद में देखो आरबीआई ने रेपो रेट है वो घटाई है, और आरबीआई ने रेपो रेट घटा करके जो है आपके 5.50% कर दिए है, और ये लगातार तीसरी बार है वो इन्होंने घटा दी है। प्रश्न आपका क्या आएगा, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट घटा करके कितनी कर दी है, कितनी कर दी है भाई, 5.50% कर दी है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। 5 पॉइंट है वो 50% कर दिया, लेकिन कितने पॉइंट की कमी की है, तो आपके 50 की कमी की है। यानी देखो 5.25 हो गई, पहले 75 थी, 6.25 थी, 5.75 हो गई, यानी 50 की कमी की है सभी के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये पहले 6 थी और अब क्या है आपके 5.50 हो गई है, और लगातार तीसरी बार की कटौती हुई। तो रेपो रेट याद रखें। उसके बाद में कृषि क्षेत्र का आपके जो ग्रेस वैल्यू एडेड है आपके उत्पादन है 2011 से 2023 के मध्य इन्होंने जो है ये रिपोर्ट है आपके एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अंदर कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कुल जीएवी वृद्धि हुई है आपके 2011 के अंदर 15,000 करोड़ थी, 1502,000 करोड़ थी, अब है 48,78,000 करोड़ हो गई है, यानी 225% की क्या है वृद्धि हुई है 2011-12 की तुलना में 2023-24 तक। कृषि क्षेत्र का है ये पूरी रिपोर्ट सारी जो है कृषि क्षेत्र की है। स्थिर मूल्य का सकल उत्पादन मूल्य आपके हैं वो कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सभी है वो कृषि क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो आपके 54% की वृद्धि हुई है 2011 की तुलना में। अनाज धान और गेहूं के अंदर बात करें तो 85 का योगदान है कृषि के अंदर, जिसके अंदर आपके उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा का है आपके 53%। उसके बाद में आप मसाले हैं, और मसाला का जो है मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, 19% योगदान है भाई हरियाणा का। फलों और सब्जियों के अंदर केले का स्थिर मूल्य आपके 470,000 करोड़ आम से आगे निकल चुका है, और आलू का योगदान क्या है अब सबसे अधिक है भाई। पशुधन के अंदर यदि हम बात करें तो आपके 2011 में 488,000 करोड़ था, अब 919,000 करोड़ हो गया है। दूध का योगदान पहले 67.2% था, अब आपके कौन है 65.9% हो गया है। मांस का योगदान पहले 19.7 था, अब 24.1 हो चुका है, यानी मांस बढ़ गया है, दूध कम हो गया है, ठीक है, पिछले 10 सालों के अंदर। वानिकी की यदि बात करें तो औद्योगिक लकड़ी का मूल्य का हिस्सा है आपके क्या है बढ़ गया है 49.9 से सीधा कितने हो गया भाई 70% हो गया है। और आपके मत्स्य पालन की बात करें तो 4.2 से 7 हो गया है। अंतर्देशीय मछली और आपके समुद्री मछली तो क्या है अंतर्देशीय मछली कम हुई है और समुद्री मछली अधिक हुई है। तो ये तो आपको ध्यान नहीं रखने आंकड़े इतने भी, ठीक है, आंकड़े ये तो यहाँ से जो है आंकड़े नहीं पूछ जाएंगे आपके, तो वही याद रखनी है जो हेडिंग है मैंने आपको बताई है। कैसे, जैसे देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई, सीधा सीधा यही प्रश्न आता है भाई, ठीक है। क्या आएगा
देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मल्टीमोडल कार्गो टर्मिनल। सीधा यही प्रश्न आएगा, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? मानेसर हरियाणा, मारुति सुजुकी का प्लांट है, मानेसर हरियाणा की गई है 17 जून को। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने की थी। टर्मिनल, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मल्टीमोडल आपके कार्गो टर्मिनल होगा मानेसर हरियाणा वाला। रेल लिंक क्या है? 10 किलोमीटर समर्पित रेल लिंक पटरी, आपके पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा। उसके बाद में देखो परियोजना हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर द्वारा विकसित, कुल आपके 121 किलोमीटर लंबाई होगी और निवेश वगैरह ये क्षमता हो गई। आपको इतना याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल मानेसर हरियाणा में स्थापित किया गया। उसके बाद में विश्व बैंक की रिपोर्ट है और भारत में क्या है? अत्यधिक गरीबी है भाई। ठीक है, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर क्या है? अत्यधिक गरीबी है। और गरीबी दर कितनी है? आपके 5.3% है भाई। भारत के अंदर गरीबी दर कितनी है? 5.3% है। 2022-23 की आधार पर रिपोर्ट है। 2011-12 के अंदर कितनी थी? 27% गरीबी थी। और अब गरीबी दर कितनी हो गई है? आपके 5.3% हो गई है। यानी 11-12 से 2022-23 तक पिछले 10-11 साल के अंदर आपके 27% गरीबी से आपकी क्या है? 5.3% गरीबी आ चुकी है। मतलब इतना कम हो गया, इतना सुधार हो गया, लोग गरीबी से बाहर आ गए। गरीबी से बाहर कितने लोग आए हैं? 171 मिलियन लोग हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 18 थे, अब 2% बचे हैं गरीब। शहरी क्षेत्र के अंदर 10 थे, अब 1% गरीब बचे हैं। और गरीबी की परिभाषा, प्रतिदिन जो व्यक्ति 257 रुपये खर्च करता है, ठीक है, 257 रुपये से कम खर्च करता है, वो आपके क्या है? गरीब है। यदि 257 से ज्यादा खर्च करता है तो वो गरीबी से बाहर है भाई। ठीक है, गरीबों की संख्या 2022-23 तक लगभग 75 मिलियन अब बची है। पहले आपके 344 मिलियन थी, पहले 344 मिलियन थी, अब 75 मिलियन बची है। उसके बाद में देखो गाजियाबाद है, ये आपको याद रखना हरित डाटा केंद्र है। हरित डाटा केंद्र की स्थापना है वो ये आप कहां पर की गई थी? तो आपके CEL परिसर साहिबाबाद गाजियाबाद में की गई थी। प्रश्न यही आएगा कि हरित डाटा केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपके गाजियाबाद के अंदर की गई थी। यही याद रखना। इसकी क्षमता आपके जो है 30 मेगावाट है। निवेश 1000 करोड़ है। ये हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क है। क्लाउड सेवाओं और आपदा राहत प्रतिकृति के लिए उन्नत कनेक्टिविटी और आपके साइंस टेक मंत्रालय के अंतर्गत है। आपको तो इतना याद रखना है कि हाल ही में हरित डाटा केंद्र जो है इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो याद रखना कि आपका CEL परिसर साहिबाबाद गाजियाबाद, गाजियाबाद ही सीधा ऑप्शन आएगा आपका, तो हरित डाटा केंद्र। उसके बाद में गुलाब की खुशबू वाली लीची भारत से जो है कतर और दुबई आपकी क्या होगी? निर्यात हुई है। यानी गुलाब की खुशबू वाली लीची किसका निर्यात हुआ है? लीची का निर्यात हुआ है। कहां से? पठानकोट से आपके दोहा, कतर और दुबई। पठानकोट से दोहा, कतर और दुबई प्रथम बार इनका निर्यात हुआ है भाई। ठीक है, गुलाब की खुशबू वाली लीची का प्रथम बार निर्यात हुआ है कहां पर? पठानकोट से दोहा, कतर और दुबई हुआ है। इनकी खपत कितनी है? 0.5 मीट्रिक टन इनकी खपत है। ये तो जो है कोई आपको नहीं पूछेगा। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर कतर और दुबई में इसका क्या है? निर्यात हुआ है। उसके बाद में आपके बिहार का मंडोरा प्लांट है भाई। ठीक है, मंडोरा आपके लोकोमोटिव फैक्ट्री है बिहार के अंदर। और यहां से जो है आपका क्या है? पहला लोकोमोटिव क्या है? निर्यात किया गया। और वो कहां पर किया गया? वो आपके गिनी गणराज्य पर किया गया। यानी आपके जो लीची है, जो गुलाब की खुशबू वाली लीची है, उनका निर्यात तो कहां पर किया गया? आपके कतर, दुबई वगैरह किया गया। और मंडोरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है बिहार की, यहां पर आपके पहला लोकोमोटिव का निर्यात किया गया था, गिनी गणराज्य में किया गया। विशेषता क्या है? उच्च हॉर्स पावर इंजन है, उन्नत एसी प्रणोदन प्रणाली है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण है, ऑर्गोनोमिक केब डिजाइन है और पुनर्योजी ब्रेकिंग तकनीक है। तो ये ध्यान में रखें, मंडोरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है और यहां से गिनी गणराज्य पर आपकी क्या है? निर्यात हुआ है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की बात करें तो भारत का अनुमान इन्होंने 6.5% बताया भाई। ठीक है, GDP का। सेबी का नया UPI आधारित पेमेंट सिस्टम कौन सा है? ये याद रख लेना, पूछा जाएगा कि सेबी का नया UPI आधारित पेमेंट सिस्टम कौन सा है? तो @वैलिड। कौन है भाई? वैलिड है। आप ध्यान में रखें, कौन है भाई? पेमेंट सिस्टम वैलिड है। ये किसका है? सेबी का है भाई। वैलिड किसका है? सेबी का है। उसके बाद में देखो आप देसी ऊन, ये क्या है? देसी ऊन ये आपकी मूवी है। क्या है? देसी ऊन आपकी मूवी है, जिसको आपके NSC एनिमेशन फेस्टिवल के अंदर अब जूरी अवार्ड मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला है? NSC एनिमेशन फेस्टिवल के अंदर जूरी अवार्ड मिला है। ये आपके एक
देसी ऊन एक मूवी है, यानी स्थान एनएससी फ्रांस, निर्देशक सुरेश एरियात है, बेस्ट कमीशन ये फिल्म है भाई, बेस्ट कमीशन ये फिल्म है। इनको जूरी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? जूरी अवार्ड मिला है। यही याद करना, पूछा जाएगा जूरी अवार्ड किसको मिला है, आपको देसी ऊन याद रखना, जूरी से ऊन याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना, देसी ऊन आपके जूरी अवार्ड। यहां से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। यह पहला अवसर है जब कोई भारतीय फिल्म इस श्रेणी में सम्मानित हुई है। 6 मिनट की स्टॉप मोशन फिल्म। विषय क्या है इसका? स्वदेशी भारतीय ऊन की कहानी। ठीक है, स्वदेशी भारतीय ऊन की कहानी, विशेषकर जो दक्कनी ऊन है उनकी कहानी इसका विषय है। और इनको जो है आपकी ये सम्मान मिला है भाई। ठीक है, अन्य सम्मान भी इसको मिला था। ये जो वेव्स अवार्ड हुए थे भारत के अंदर, ये मनोरंजन वाले सबसे पहले अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, वो भी इसको देसी ऊन को ही मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और कांस लाइन्स के अंदर 2025 में भी ये क्या है, शॉर्ट लिस्ट हुई थी। तो ये हमने बात कर ली। वेव्स अवार्ड के अंदर भी हमने पढ़ा था कि भाई पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था, तो इस बार तो इसको लिए उसमें वहां पर आपको अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस भी इसको मिला था। तो देसी ऊन कुल मिला करके आपको याद रखना है, मूवी है, शॉर्ट फिल्म है और 6 मिनट की स्टॉप मोशन फिल्म है ये। ठीक है, 6 मिनट की स्टॉप मोशन फिल्म है देसी ऊन, जूरी पुरस्कार मिला है। इसके बाद में एक याद रखना आपको, जावेद अख्तर आपके दोस्तों वश की स्टार अवार्ड मिला है। इतना ही याद रखना है आपको। हाल ही में दोस्तों वश की स्टार अवार्ड किसको मिला है? जावेद अख्तर को। सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, कहां पर? मुंबई में रूसी हाउस के अंदर। कारण है सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना, साहित्यिक विरासत का संरक्षण करना, विभिन्न संस्कृतियों के बीच साहित्यिक सेतु का काम करना। बस दोस्तों वश की स्टार अवार्ड जावेद अख्तर, हेडिंग याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में देखो आप है मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा सासाकावा पुरस्कार मिला। मैंने आपको बता दिया पहले ही, सासाकावा मृत्युंजय महापात्रा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिला। पुरस्कार कौन सा है? ये UNDRR सासाकावा अवार्ड है, व्यक्तिगत श्रेणी में इनको मिला है। कारण क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व अनुमान और चेतावनी प्रणालियों में असाधारण योगदान दिया किन्होंने? मृत्युंजय महापात्रा ने, और जिसके कारण इनको ये सासाकावा पुरस्कार मिला है जिनेवा के अंदर। और इनकी उपाधि क्या है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। क्या उपाधि है भाई? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया है। किसको कहा जाता है? मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आप आगे, अनाहत सिंह हमने पढ़ लिया। PSA का अवार्ड मिला है भाई, 17 वर्षीय अनाहत सिंह है। इनको विमेन्स चैलेंजर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो आपके विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का संयुक्त रूप से इनके मिस्र के साथ में मिला था। 17 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने ये इतिहास रचा था भाई, इनको ये पुरस्कार मिला था। बाकी सारे हैं वो दूसरे देशों को मिला है, हमारे काम का एक ही है, अनाहत सिंह का पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद में देखो राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2025 पंचायती राज श्रेणी का पुरस्कार है। यहाँ पर पहली बार एक नई श्रेणी शामिल की है। ग्राम पंचायतों में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल पहल है यह ई शासन पुरस्कार। और उद्देश्य पंचायतों के द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को सम्मानित करना, जिसके अंदर ये हमने पढ़ लिया है पहले, हमारी बुक में भी इन्होंने पढ़ा था हमने कि स्वर्ण पुरस्कार है आपके रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया था, धुले महाराष्ट्र। रजत पुरस्कार आपके पश्चिमी मैलिशपुर ग्राम पंचायत आपके त्रिपुरा को दिया गया। जूरी पुरस्कार आपके पलसाना ग्राम पंचायत सूरत को दिया गया। और स्वाकाती ग्राम पंचायत आपके केयूजर को दिया गया, यानी ये ओडिशा का है क्योंजर और सूरत है आपके गुजरात का। इन दोनों को जूरी दिया है, एक रजत दिया है और एक आपका स्वर्ण दिया है। और ये हमने सारा पढ़ लिया है। पहली बार ग्राम पंचायत की श्रेणी है वो नई शामिल हुई है। और अवार्ड कौन सा अवार्ड है भाई? शक्ति भट्ट पुरस्कार। शक्ति भट्ट पुरस्कार है, शक्ति भट्ट पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है? इतना ही याद रखना है आपको। हाल ही में शक्ति भट्ट पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? जारा चौधरी को दिया गया है भाई, चेन्नई की है जारा चौधरी। जारा चौधरी कहाँ की है? चेन्नई की है, उनको दिया है। द लकी वंस पहला संस्मरण है इनका। ठीक है, इसकी जो है पुरस्कारित करती कौन सी है? आपके द लकी वंस है, इसके लिए इसको पुरस्कार दिया गया था और इसका पहला संस्करण है। यानी लकी वंस किसकी है? जारा चौधरी की है। इनको शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार आपके शक्ति भट्ट फाउंडेशन के द्वारा 2018 में स्थापित किया गया भाई। उसके बाद में देखो जारा चौधरी शक्ति भट्ट पुरस्कार, एक अभियान का नाम है एक पेड़ माह के नाम अभियान। ठीक है, आप सभी को पता है एक पेड़ माह के नाम अभियान है। 5 जून को शुरू हुआ विश्व पर्यावरण दिवस पर। शुरुआत की थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये 5 जून से 30 सितंबर 5 जून से ये 30 सितंबर तक है। आपके देश भर में 10 करोड़ पौधे इसके अभियान के तहत लगाएंगे। यानी
एक पेड़ माह के नाम अभियान है, 5 जून से 30 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। और 10 करोड़ पौधे इस दौरान लगाएंगे। उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अभियान माताओं के नाम पर पेड़ लगाने की प्रेरणा पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी का आपके दृष्टिकोण और मिशन लाइफ का हिस्सा। मिशन लाइफ हमने कल पर्यावरण वाले जो है टॉपिक के अंदर पढ़ लिया था। उस मिशन लाइफ का हिस्सा क्या है? ये पेड़ लगाना है। स्कूलों के इको क्लब, अभिभावक, स्थानीय समुदाय और सरकारी विभाग सक्रिय सहभागी होंगे। हर स्कूल को कम से कम 70 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया भाई, यानी हर स्कूल को कम से कम 70 पौधे लगाना है। और 30 सितंबर तक आपके कितने 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। ये टारगेट है एक पेड़ मां का नाम 2.0 का अभियान। कुछ पुस्तकों का विमोचन हुआ है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे वर्ष के भाषणों का संकलन है। और इसके बाद में इंदिरा गांधी एंड द आपके ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये जो पुस्तक है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर की थी। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया आपके श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है भाई। किसकी है? श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये पुस्तक किसकी है भाई? ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की पुस्तक है। ये आपको याद रखनी है भाई। ये दोनों पुस्तकें हैं। आपको जून माह की जो 2 पुस्तकें हैं वो भी याद रखनी है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन, और इंदिरा गांधी का है आपके पुस्तक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स एंड द ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया श्रीनाथ राघवन की। तो ये 2 पुस्तक भी याद रखें आप। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा याद रखें कि ये वार्षिक बहु एजेंसी सुरक्षा अभियान है, यानी भारतीय इसमें सेना, आर्मी, सीएपीएफ, आपके जम्मू कश्मीर पुलिस, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, ये सभी इसके अंदर शामिल है। और ऑपरेशन शिवा का उद्देश्य क्या है? जो आपके अमरनाथ यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी या फिर हो गई है। इसके दौरान तीर्थ यात्रियों की क्या है? सुरक्षा सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य था इस ऑपरेशन का? ऑपरेशन शिवा। तो ऑपरेशन शिवा, शिव से याद कर लो, अमरनाथ यात्रा, तो इससे संबंधित है ये। और उसके बाद में आपका नौसेना की महिला अफसरों का ऐतिहासिक विश्व भ्रमण हुआ है। हम सब ने पढ़ लिया कि ये जो है आपके विश्व भ्रमण करके आई है भाई। नौसेना की 2 जो है लेफ्टिनेंट कमांडर है, एक तो आपके दिलना के और एक आपके रूपा है। दोनों का नाम याद कर लेना। एक तो आपके कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, और एक लेफ्टिनेंट कमांडर आपके कौन है? रूपा ए। रूपा ए और दिलना के ये नौसेना की 2 महिला ऑफिसर है जो आपके आईएनएस तरणी से विश्व भ्रमण करके आई है। और इस अभियान को क्या नाम दिया है? नाविका सागर परिक्रमा 2 दिया गया भाई, ठीक है। नाविका सागर परिक्रमा 2 इनका नाम दिया गया है। नाविका सागर परिक्रमा 1 2017 के अंदर हुआ था, वो भी आईएनएस तरणी पर गई थी और वो 6 महिलाएं गई थी। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत 2 महिलाएं गई है, आईएनएस तरणी पर ही गई है। और दिलना के और आपके रूपा ए, ये 2 महिलाएं गई है। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपके 2024 में गई थी अक्टूबर में, और 29 मई 2025 को वापस आई है भाई। उसके बाद में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हमने पढ़ लिया। 8वां वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। भारत का राजदूत आपकी विनय मोहन क्वात्रा है, ये इन्होंने जो है आपका नेतृत्व किया। और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इसके तहत यहाँ पर कुछ अवार्ड मिले। कुमार मंगलम बिरला को मिला, हमने पढ़ लिया कि ये चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप के हैं, और इनको अवार्ड मिला कौन सा? ग्लोबल लीडर अवार्डशिप। और एक अरविंद कृष्णा है, चेयरमैन एंड सीईओ है आईबीएम के, अरविंद कृष्णा, उनको भी ये अवार्ड मिला। यानी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2 जनों को मिला है भारत से, एक तो अरविंद कृष्णा और एक आपके कुमार मंगलम बिरला को। कहाँ पर? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम वाशिंगटन डीसी के अंदर। और भारत का राजदूत विनय मोहन क्वात्रा है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। इसके अलावा ये प्रश्न आता है, राष्ट्रीय प्राक्कलन समितियों सम्मेलन 2025, ये प्रश्न भी आता है कि राष्ट्रीय प्राक्कलन समितियों का सम्मेलन है वो कहां पर हुआ? सीधा सीधा प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय प्राक्कलन समितियों का सम्मेलन कहां पर हुआ? आप कहोगे कि सर महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई के अंदर इसका जो है आपका सम्मेलन हुआ 23-24 जून को। बजट अनुमानों की निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समितियों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए खास कारण था कि संसद की प्राक्कलन समिति की प्लेटिनम जयंती, यानी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं प्राक्कलन समिति को। उद्घाटन किसने किया? ये भी पूछा जा सकता है। ओम बिरला ने किया भाई, ठीक है। यानी प्राक्कलन समितियों का सम्मेलन आपके मुंबई के अंदर हुआ, और इसका उद्घाटन किसने किया? लोक जो है सभा अध्यक्ष ओम बिरला, इन्होंने उद्घाटन किया। ये याद रखे भाई, ये क्या है? यूनिक है। जिनका उद्घाटन कोई अलग व्यक्ति करते हैं, नेताओं से हटकर के, या फिर जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से हटकर के कोई और करता है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में भी रखना है। ओम बिरला ने किया।
ग्यारहवा ब्रिक्स संसदीय फोरम, 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आपके 4 से 5 जून के अंदर ब्रासीलिया आपके ब्राजील के अंदर हुआ, और वहां पर भारत का प्रतिनिधिमंडल गया, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर है वो गए। और ये भी ध्यान में रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ने आपके प्राक्कलन समितियों का तो उद्घाटन किया मुंबई के अंदर, और आपके 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम के अंदर ब्राजील भी गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत को 2026 में 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित करने की अध्यक्षता सौंपी गई है भाई। ये गए और 2026 की क्या लेके आए, अध्यक्षता लेके आए भाई। यानी 2026 12वां आपके कहाँ होगा, भारत के अंदर होगा भाई। ठीक है, 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 भारत के अंदर होगा, तो ये भी ध्यान में रखें आप। उसके बाद में IATA 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायुयान परिवहन शिखर सम्मेलन आपके कहाँ पर हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ। इतना ही याद रखना है आपको कि आपके IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन है वो आपके कहाँ पर हुआ, तो ये आपके सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ। मेजबान एयरलाइन आपके इंडिगो थी। भारत का इसके अंदर क्या दृष्टिकोण था, भारत ने कहा कि 2030 तक सालाना 500 मिलियन आपके हवाई यात्रियों का लक्ष्य इन्होंने रखा, और 2047 तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर देंगे हम, 400 कर देंगे। 1983 के बाद पहली बार भारत ने 42 वर्ष में यह सम्मेलन होस्ट किया भाई। ठीक है, यानी 1983 के बाद में पहली बार भारत ने यह सम्मेलन होस्ट किया है, यानी 42 वर्ष बाद भारत ने यह सम्मेलन होस्ट किया है। कौन सा सम्मेलन, यह आपके 81वां आम बैठक और आपके विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन किसका है, IATA का। किसका है भाई, IATA का है। तो ये भी ध्यान में रखें भाई, 42 वर्ष बाद में भारत के अंदर हुआ है, और यह भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ है। उसके बाद में देखो राहत आयुक्तों और SDRF का वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ है, ये भी ध्यान में रखें भाई। ठीक है, आपको हेडिंग याद रखनी है। राहत आयुक्तों और SDRF का वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ है, आपके विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। आयोजक कौन था, केंद्रीय गृह मंत्रालय था भाई। तो ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो अंतर्देशीय मत्स्य पालन आपके जलीय कृषि सम्मेलन, मैंने आपको बता दिया था, इंदौर मध्य प्रदेश है। इंदौर मध्य प्रदेश आपकी क्या है, यहाँ पर आयोजन हुआ 13 जून को। उद्घाटनकर्ता आपके कौन है, राजीव रंजन सिंह है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री है। इन्होंने इसका क्या है, उद्घाटन किया है। और उसके बाद में अगला देखो भारत UK प्रथम रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता 2025 कहाँ हुई, आपके नई दिल्ली के अंदर हुई। भारत का प्रतिनिधिमंडल कौन है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री गया था। ठीक है, मतलब यहीं थे प्रतिनिधि। और यहाँ UK का कौन आया, ओलिवर रॉबिन्स आया भाई। तो भारत और UK का प्रथम रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता है वो कहाँ हुई, वो दिल्ली में हुई। ये याद रख लेना। प्रतिनिधित्व किसने किया, विक्रम मिश्री ने किया। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री कौन है भाई, राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री दुर्लभ रक्त समूह वाले रक्तदाताओं की जानकारी इकट्ठा करना और मरीजों तक समय तक रक्त पहुंचाना। यानी जितने भी राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता है उनके एक रिकॉर्ड इकट्ठा करना, उनकी जो है जानकारी इकट्ठा करना कि कौन कौन है व्यक्ति है भारत के अंदर जिनके पास में दुर्लभ रक्त समूह है, और उनकी जानकारी एक साथ में रखना कि जरूरत पड़ने पर सीधे उन्हीं को बुलाया जाए। ठीक है, एकीकरण कहां पर करेंगे, ये ई रक्त कोष पोर्टल है, राष्ट्रीय डिजिटल मंच है, यहाँ पर एकीकरण करेंगे। और इसके ICMR के तहत आपकी ये संस्थाएं हैं वो भी इसमें शामिल है। तो आपको तो यही ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री है और ये पोर्टल है। उसके बाद में देखो आपकी नव्या है पायलट पहल, मैंने आपको बता दी थी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से 24 जून को शुरू हुई थी। नव्या पहल 24 जून सोनभद्र उत्तर प्रदेश। 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक कौशल परीक्षण देंगे हम। और संस्थाएं बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एंड कौशल विकास विभाग, भाई ये किशोरियों को देंगे तो ये विभाग आ गया। और क्या देंगे, कौशल प्रशिक्षण देंगे तो कौशल विभाग आ गया। पूरा नाम ये हो गया आपके, और कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखना। 19 राज्यों के अंदर आपके 19 राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। यानी 19 राज्यों के अंदर, और फिर जो है पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में भी इसमें शामिल किया गया है। ये पायलट जो है आपके पहल है नव्या, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, ये ध्यान में रखें। उसके बाद में एक उम्मीद पोर्टल है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, उम्मीद पोर्टल ये जो है इसका आपके नाम क्या है भाई, आपका अपडेटिंग एंड मैनेजिंग मोन्यूमेंटल आपके इनहेरिटेंस एंड डेटाबेसेस है।
यानी उम्मीद पोर्टल है, इसका जो उद्घाटन आपके किरण रिजिजू ने किया, जो आपके अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। कौन है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। इसका उद्देश्य भी क्या था? 9 लाख आपके वक्फ संपत्तियों का एकीकृत डिजिटल प्रबंधन करना, ठीक है। और यहाँ पर 17 अंकों की एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। 9 लाख जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उनका एकीकृत डिजिटल प्रबंधन करना। और ये जो है आपके पोर्टल कौन सा? उम्मीद पोर्टल है। ये भी ध्यान में रखा, ये उम्मीद पोर्टल आपके वक्फ से संबंधित है। इतना याद कर लोगे आप, वक्फ संपत्ति या अल्पसंख्यक से संबंधित है तो आप प्रश्न इसका सही कर लोगे, उम्मीद पोर्टल। उसके बाद में देखो प्रतिभा सेतु पोर्टल, ये यूपीएससी द्वारा है वो लॉन्च किया गया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ये अभी 20 जून 2025 को यूपीएससी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह इसका पुराना नाम एक पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था। कौन था भाई? प्रतिभा सेतु का पुराना नाम पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था, पीडीएस था। 20 अगस्त 2018 से ये जो है आपके इसका जो है ये लागू हुआ था। और अब जो है वापस इसको कब लॉन्च किया गया है? वापस इसका नाम चेंज किया, प्रतिभा सेतु पोर्टल किया और 20 जून 2025 को इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या था? यूपीएससी परीक्षा में जो अंतिम मेरिट में फेल हो जाए, जो आपके जिनको रैंक नहीं मिलती है, जो इंटरव्यू के बाद में जिनको कोई पोस्ट नहीं मिलती है, उन उम्मीदवारों का ये क्या करेंगे? एक वैकल्पिक रोजगार अवसर प्रदान करेंगे। उसके लिए उनका जो है प्रतिभा सेतु का एक जो है उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके तहत वहां पर इनको रोजगार दिया जाएगा। यानी सत्यापित नियोक्ता, मंत्रालय, पीएसयू या निजी कंपनियां उनका बायोडाटा और शैक्षणिक योग्यता तक है वो पहुंच सकते हैं। और ये क्या करेंगे? इनके डाटा है वो इसमें अपलोड कर देंगे। यहाँ पर वो निजी कंपनियां जितनी भी पीएसयू मंत्रालय हैं वो इनका डाटा ले सकता है और फिर इनको है जो अवसर दे सकता है काम का। और आपके 10,000 प्लस उम्मीदवारों को इससे क्या है लाभ होगा। उसके बाद में देखो आप कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए आपकी कमेटी बनी, विनीत जोशी है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा है। ये हमने बता दिया कि 9 सदस्य हैं, जिसके अंदर सीबीएसई अध्यक्ष है, साक्षरता आपके विभाग है, उसके संयुक्त सचिव है, आईआईटी मद्रास, कानपुर, एनआईटी त्रिची, एनसीईआरटी प्रतिनिधि, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, निजी विद्यालय की प्रिंसिपल है, सारे इसके अंदर शामिल है। आपको तो विनीत जोशी का याद रखना है, उच्च शिक्षा सचिव है विनीत जोशी, ये याद रखना। ये आपकी क्या उस समिति का अध्यक्ष है। हमने सारी चीजें यहाँ पहले भी पढ़ ली है। बिहार में शेर प्रजनन केंद्र बन रहा है भाई, राजगीर जूरी सफारी है आपके बिहार के अंदर शेर प्रजनन केंद्र बन रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखें। बिहार का पहला और भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र है और बिहार का पहला, ये आपको ध्यान में रखना है। पिछले 3 वर्षों में शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। 2024-25 में 7 शावकों का जन्म हुआ और सभी सुरक्षित है भाई, ठीक है। चलो आपको तो याद यही रखना है कि बिहार में शेर प्रजनन के अंदर राजगीर जू सफारी बिहार में जो है ये इसको बनाया गया है और बिहार का पहला और भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र है। तो क्वांटम वैली कहाँ की है भाई? क्वांटम वैली क्या है? अमरावती है। क्वांटम वैली कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती में। भारत की पहली और दुनिया की चौथी क्वांटम वैली, ठीक है। क्वांटम वैली कहाँ पर बनाई गई है? भारत की पहली और दुनिया की चौथी क्वांटम वैली कहाँ पर बनाई गई है? अमरावती के अंदर बनाई गई है, आंध्र प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि भारत की पहली और आपके दुनिया की चौथी क्वांटम वैली अमरावती है, आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पर बनाई गई है। जनवरी 2026 तक राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य है। साझेदार इसके आईबीएम, टीसीएस और एलएनटी है। भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आईबीएम क्वांटम सिस्टम 2 156 क्यूबिट हेरोन प्रोसेसर है। इस तकनीक का है वो प्रयोग किया गया है आपके क्वांटम वैली के अंदर। क्वांटम वैली याद रख लेना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत की पहली और दुनिया की चौथी, सीधा हेडिंग है वही पूछी जाएगी। उसके बाद में सिंदूर 1 ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित परियोजना है सिंदूर 1। ये कहां पर स्थापित किया गया है? सिंदूर 1 आपके कच्छ जो है जिला भुज, मिर्जापुर भुज मांडवी रोड आपके गुजरात के अंदर, वहां पर 8 हेक्टेयर या 20 एकड़ के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को समर्पित एक स्मारक पार्क है। और ये ध्यान रखना कि सिंदूर 1 कच्छ गुजरात, इतना याद रख लेना। इससे हमारा क्या है काम हो जाएगा भाई। यहाँ पर वन निर्माण हुए, सिंदूर के पौधे भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके बाद में राष्ट्रीय हल्दी बीड मुख्यालय का उद्घाटन आपके अमित शाह ने किया। कहां पर है मुख्यालय भाई? हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है भाई? निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। 19वां विश्व संस्कृत सम्मेलन काठमांडू नेपाल के अंदर।
दक्षिण वायु कमान कमांडिंग इन चीफ कहां पर भाई, तिरुवनंतपुरम के अंदर एयर मार्शल मनीष खंबा को बनाया गया था, जबकि इसका जो मुख्यालय कहां है, तिरुवनंतपुरम है। योग कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ भाई। योग कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, याद रखें। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना, ये भी याद रखें भाई, दो चीज है याद रखें, हल्दी बोर्ड निजामाबाद और योग कनेक्ट नई दिल्ली। इसके बाद में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, आपके बंजर और क्षतिग्रस्त वनों में फलदार पौधे लगाना कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। अर्बन अड्डा योजना, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन है, वो आपके कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ। सतत समावेशी और प्रतिरोधी शहर भविष्य पर क्या है, विचार करने के लिए एक सम्मेलन हुआ अर्बन अड्डा, और वो आपके क्या है, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से संबंधित है भाई, आपके नई दिल्ली के अंदर हुआ, ये भी ध्यान रखना। अर्बन अड्डा 3 से 5 जून सम्मेलन नई दिल्ली, हिमाचल। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश की। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग बंधन पहल, यानी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा योग बंधन जो पहल है वो आपके चलाई गई थी आयुष मंत्रालय द्वारा, और कहां पर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के अंतर्गत। राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपके नई दिल्ली के अंदर, याद रख लेना। राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर, नई दिल्ली पर 4 जून। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, कंगना रनौत को बनाया भाई। एक कैटरीना कैफ आई थी जो मालदीव के अंदर आपके पर्यटन ब्रांच एम्बेसडर थी, और आपके ये कौन है, ये आपके कंगना रनौत है, जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जिसका आपके शुभंकर विराज था, उसका क्या है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया भाई। माया राजेश्वरन आपके ITF जे 200 का खिताब इन्होंने जीता है। उम्र इनकी कितनी है, उम्र इनकी 16 वर्ष है भाई, ठीक है। कहां पर, जर्मनी के अंदर ये आयोजन हुआ था ITF जे 200 का, ये अपने महिला टेनिस का, किसका भाई, ये टेनिस का है, और टेनिस का खिताब माया राजेश्वरन ने जीता है, ये ध्यान रख लेना। माया राजेश्वरन टेनिस, इतना याद रख लेना। पीयूष चावला है, भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, ठीक है, सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। उसके बाद में अंडर 23 सीनियर एशियाई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, सीनियर है, एशियाई है, विश्व की कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 बात है, ठीक है। कहां पर हुआ, वियतनाम के अंदर हुआ। और भारत के अंदर, भारत ने यहां पर वियतनाम के अंदर पुरुष और महिला फ्री स्टाइल दोनों में आपके टीम खिताब जीते हैं भाई। भारत ने आपके पुरुष और महिला के फ्री स्टाइल दोनों के अंदर क्या है, टीम खिताब जीते हैं। कहां पर, 23वीं एशियाई सीनियर जो कुश्ती चैंपियनशिप है वो कहां पर हुई थी, आपके वियतनाम के अंदर हुई थी। उसके अंदर भारत ने आपके जो महिला और पुरुष का दोनों ही खिताब जीते थे। महिला कुश्ती टीम खिताब जीता भारत ने, 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक, 1 आपके कांस्य पदक, ये आपके स्वर्ण पदक और रजत पदक वाली है लिस्ट है। उसके बाद में फ्री स्टाइल जो है टीम खिताब भारत ने जीता है पुरुषों का, ठीक है। महिला का भी भारत ने, पुरुषों का भी भारत ने जीता। कहां पर हुई थी, वियतनाम के अंदर हुई थी। उसके बाद में फिडे विश्व कप रैपिड एंड ब्लिट्ज टीम शतरंज चैंपियनशिप हुआ था आपके कहां पर, लंदन यूके के अंदर। ये जो है आपके रैपिड टीम शतरंज चैंपियनशिप जो भारत ने जीती है, ठीक है, रैपिड टीम शतरंज चैंपियनशिप है वो MGDI भारत ने जीती है। इसके कप्तान कौन थे, अर्जुन एरिगेसी थे भाई। भारत ने ये लगातार तीसरे वर्ष है ये रैपिड टीम शतरंज जीती है भाई, ठीक है। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष ये जीता है। पिछले 2 संस्करण में रजत और कांस्य मिला है, और इस बार भारत को क्यों मिला है, इस बार भारत को गोल्ड मिला भाई, ठीक है, पहला स्थान मिला है। बिल्ड्स टीम शतरंज चैंपियनशिप की यदि बात करें, रैपिड भारत ने जीती है, बिल्ड्स के अंदर भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। हेमिस हेक्सामाइन आपके चेस टीम है, विदित गुजराती और दिव्या देशमुख की, और इन्होंने जो है आपका तीसरा स्थान प्राप्त किया है बिल्ड्स टीम में। रैपिड के अंदर पहला और बिल्ड्स टीम के अंदर कौन सा, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। फिडे विश्व कप रैपिड और बिल्ड्स का है टीम शतरंज चैंपियनशिप है जो आपके लंदन के अंदर हुई थी, जून की बात कर रहे हैं। ताइवान ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपके 7-8 जून को हुआ था ताइपे, आपके कहां पर, ताइवान के अंदर हुआ था। विश्व एथलेटिक्स आपके कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज श्रेणी का भारत का प्रदर्शन आपको याद रखना है। कुल भारत ने जो पदक है वो 16 जीते थे, 12-3-1, 12 गोल्ड जीते थे, 3 आपके रजत और 1 कांस्य, 12-3-1, 12 आपके गोल्ड है, 3 आपके रजत है, 1 कांस्य, कुल 16 पदक जीते थे भारत ने कुल 16 पदक जीते थे। किसमें, आपके ताइवान आपके ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 से 7-8 जून को हुआ था, 16 पदक जीते, 12-3-1, ये याद रखना है। उसके बाद में आप देखो एशियन जो आपके स्क्वैश जो आपके चैंपियनशिप है वो आपके कहा, मलेशिया के अंदर हुई। भारत का प्रदर्शन याद रखना है आपको। वेलवन सेंथिल कुमार ने आपके पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता है। युगल के लिए अब्बे सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है।
और महिला युगल के लिए आपके अनाहत सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने गोल्ड मेडल जीता है। यानी महिला युगल में भी गोल्ड जीता है, आपके पुरुष युगल में भी क्या है गोल्ड जीता है, और पुरुष एकल के अंदर भी क्या है कांस्य जीता है। यानी 2 गोल्ड और 1 कांस्य जीता है इन्होंने, ठीक है, 2 गोल्ड और एक कांस्य जीता है। उसके बाद में मिश्रित युगल की बात करें तो अनाहत और अब्बे सिंह ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और मिश्रित युगल की बात करें यहाँ पर जोशप्पा चिन्नप्पा और वेलवन संतिल कुमार इनका है वो 3रा स्थान प्राप्त हुआ, यानी इनको है जो है कौन सा मिला है, ब्रॉन्ज मिला भाई। यानी भारत ने युगल स्पर्धाओं में आपके क्लीन स्वीप किया है, पुरुष महिला और मिश्रित तीनों के अंदर क्या है गोल्ड जीता भाई युगल स्पर्धाओं के अंदर। किस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, आपके स्क्वैश चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद में आप देखो म्यूनिक, आपकी म्यूनिक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हुआ था, 3रा चरण जर्मनी के अंदर, और भारत का प्रदर्शन क्या था, भारत ने कुल 4 पदक जीते थे, 2 गोल्ड 2 आपके कांस्य पदक जीते थे भाई। भारत ने 4 पदक जीते थे, 2 आपके गोल्ड है, सिल्वर आपके 0 है, और वापस कांस्य आपके 2 है, ठीक है, 202 है। भारत ने 4 पदक जीते थे भाई। पदक तालिका के अंदर भारत का 3रा स्थान इसके अंदर रहा है। कौन सा चरण, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का 3रा चरण आपके जर्मनी के अंदर जून में हुआ, 3रा स्थान 3रा चरण। उसके बाद में देखो एशिया कप 2025 जूनियर तीरंदाजी का द्वितीय चरण, एशिया कप 2025 जूनियर तीरंदाजी का कौन सा द्वितीय चरण कहां पर हुआ है, आपके सिंगापुर के अंदर हुआ। भारत का प्रदर्शन क्या था, भारत ने यहां पर 9 पदक जीते, 2 गोल्ड 6 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, शीर्ष स्थान है। यानी एशिया कप जूनियर तीरंदाजी द्वितीय चरण, एशिया कप का जूनियर तीरंदाजी का द्वितीय चरण हुआ था सिंगापुर के अंदर। भारत ने जो है 9 पदक जीत करके क्या है शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 9 कौन कौन से, 2 6 1, 9 कौन कौन से थे भाई, 9 कौन कौन से थे, 2 + 6 + 1, ठीक है, 2 + 6 + 1 था 9। पुरुष व्यक्तिगत यदि कंपाउंड की बात करें तो कुशन दलाल था, और महिला कंपाउंड की बात करें तो ये थे। यानी आपको यही याद रखना है कि भारत ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रश्न आ जाता है कि एशिया कप या एशिया जूनियर तीरंदाजी कप की बात करें, उसके द्वितीय चरण में भारत का कौन सा स्थान रहा, या भारत ने कितने पदक जीते, 9 पदक जीत करके भारत का है वो आपके पहला स्थान रहा। उसके बाद में बात करें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर और लोगों का लॉन्च हो गया है। ये कहां पर, दिल्ली के अंदर 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये, ठीक है, और ये कहां पर आयोजन होगा, आपके दिल्ली के अंदर होगा भाई। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य इसका आयोजन होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर। भारत की पहली मेजबानी हो रही है भाई किसके लेकर, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जो है वो भारत के अंदर पहली बार हो रहा है भाई। काफी इंपॉर्टेंट आपके चैंपियनशिप है, भारत के अंदर पहली बार हो रहा है। इसका शुभंकर कौन सा था, विराज था। उसके बाद में देखो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो थाईलैंड के अंदर हुआ। भारत का प्रदर्शन, भारत ने 27 पदक जीते यहाँ पर है, और भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो है सबसे ज्यादा पदक भारत ने यहाँ पर जीते एशियाई पैरा आपके बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। भारत ने 27 पदक जीते, 4 10 और 13, 4 आपके गोल्ड है, 10 आपके सिल्वर है, और प्लस 13 आपके क्या है ब्रोंज है भाई, ठीक है। 4 10 और 13 ये भारत ने जो है 4 10 13 14 और 13 कितने 27 पदक है वो भारत ने जीते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक भारत ने ये जो है पहली बार पदक जीते हैं भाई एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। थाईलैंड के अंदर ये आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान में रखें। नितेश कुमार ने जो है आपके गोल्ड मेडल जीता, और उसके अलावा पुरुष युगल के अंदर भी जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पुरुष एकल और युगल के अंदर आपके गोल्ड मेडल जीता, और मिश्रित युगल के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यानी नितेश कुमार है वो तीनों के अंदर शामिल थे। नितेश कुमार की श्रेणी कौन सी है, SL3 श्रेणी है। मनीषा रामदास है आपके महिला SU5 श्रेणी से है, इन्होंने महिला एकल में क्या है गोल्ड जीता है। उसके बाद में आप देखो विश्व निशानेबाजी आपके पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप जो हुआ था ये आपके दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। 6 गोल्ड जीता, 9 आपके रजत जीता, 2 आपके कांस्य, 6 9 15 और 2 आपके टोटल 17 पदक जीता, और दूसरा स्थान रहा भाई, ठीक है। विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है, भारत का स्थान दूसरा रहा है। 6 9 2 पदक कितने जीते भाई, 6 + 9 6 9 15 2 17 पदक जीता है भारत ने। और आपके कौन सा स्थान रहा है, सेकंड स्थान रहा है। कहां पर, दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ था। ये 28 मई से 6 जून को विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप हुआ था भाई, ये भी ध्यान में रखें। उसके बाद में 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की बात करें, ये भूटान में हुए। भारत ने यहाँ पर कुल 2 पदक जीते, एक आपके कितना कौन सा जीता भाई, एक आपके रजत हुआ, एक स्वर्ण और एक कांस्य, अन्य भारतीय सहित भारत के यहाँ पर 2 ने 3 पदक हो गए भाई, ठीक है।
भारत ने यहाँ पर कितने 3 पदक हो गए, एक गोल्ड हो गया, एक रजत हो गया और एक कांस्य हो गया। स्वर्ण पदक है आपके हिलांग याजिक अरुणाचल प्रदेश, महिला मॉडल फिजिक, और इनकी जो विशेष उपलब्धि है। इसके अलावा ये तो हमें जो है याद नहीं रखना, हमें तो यही याद रखना है कि भाई 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग वाली है। तो बॉडी बिल्डिंग यदि बात करें भूटान वाली, तो जो है हमें यहाँ पर एक चीज याद रखनी थी, वो रखनी थी कांस्य पदक विजेता। ठीक है, कांस्य पदक विजेता विशाल सिंह रावत है, वो आपके अजमेर राजस्थान से संबंधित है, जिन्होंने 75 केजी भार वर्ग के अंदर क्या जीता था, आपके कांस्य पदक जीता था भाई। ठीक है, विशाल सिंह रावत ने 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कांस्य पदक जीता था, ये आपके अजमेर के हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अंदर ललित उपाध्याय, ललित उपाध्याय का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया भाई। ठीक है, ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं ललित उपाध्याय, टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के ये सदस्य थे, तो इनका निधन हो गया है, सॉरी संन्यास ले लिया है। और ऐसे ही आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की यदि हम बात करें, तो जो भारत की उपलब्धि है यहाँ पर प्रणीति नायक ने महिलाओं की आपके वोल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद में यशवीर सिंह भाला फेंक के अंदर क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में प्रतियोगिता कौन सी है, आपके जी अर्जुनामोव मेमोरियल टूर्नामेंट था, जिसके अंदर आपके यशवीर सिंह ने भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को आपके शामिल कर दिया, 11वां भारतीय है हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के अंदर। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के अंदर शीर्ष भारतीय कौन थी, स्मृति मंदाना आ गई भाई। ठीक है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ होने वाला है, 30 सितंबर से 2 नवंबर पे भारत के अंदर होने वाला है भाई। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप कहाँ होने वाला है, भारत के अंदर होने वाला है। स्मृति मंदाना टॉप पे है। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम चेंज करके अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है वो कर दिया है। ठीक है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया है। भारत की नई राजदूत आपके उत्तरी कोरिया के अंदर भारत की नई राजदूत कौन सी भाई, एलियावती लोंग कुमार है। और आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई कौन है, ये भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारी हैं, और इनको आपके भारत के डीजीएमओ के पद पर जो है इनको इनका पद का चार्ज दिया है भाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए राजीव गई को फोन किया था, यानी यह वही राजीव गई है जिन्होंने आपके सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया था भाई, इन्हीं के पास में फोन आया था राजीव गई के पास में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखें भाई। 4 जून 2025 को रक्षा अलंकरण समारोह में उत्तम युद्ध सेवा मेडल इनको दिया गया है। सतपाल भानु भारतीय जीवन बीमा निगम के आपके क्या है, सीईओ बन गई हैं और एमडी बन गई हैं, यानी सतपाल भानु। ठीक है, सतपाल भानु क्या है, सतपाल भानु आपके एलआईसी के सीईओ और एमडी बन गए हैं। दिनेश पटनायक भारत के उच्चायुक्त है कनाडा के अंदर, और अमिताभ कांत ने G20 शेरपा से क्या है, इस्तीफा दे दिया भाई। ठीक है, G20 के शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत थे, जिन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद में आपके टी रविशंकर की बात करें, अंशकालिक सदस्य बने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है भाई ये, और ये आपके 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं टी रविशंकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, आपके अरविंद पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। शैलेश सी मेहता है आपके अध्यक्ष है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने भाई, शैलेश सी मेहता बने हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखो आप अश्विनी लोहानी की बात करें, निर्देशक प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की निर्देशक बनी है अश्विनी लोहानी भाई। ठीक है, ये पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रही है, और अब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की क्या है, निर्देशक बनी है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता महानिदेशक रक्षा संपदा महानिदेशालय की बनी है भाई। जिम्मेदारी इनको देश भर में 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन करना, इनके अधीन 6 कमान, 38 रक्षा संपदा मंडल और 61 छावनी है। तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को महानिदेशक बनाया किसका, रक्षा संपदा महानिदेशालय का। उसके बाद में देखो आप मारुति आपके चितमपल्ली पर्यावरणविद है, जिनका हाल ही में निधन हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर जो आपके 5 व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका निधन हो गया है। तो मारुति चितमपल्ली पर्यावरणविद है, इनका निधन हो गया है। इनका उपनाम अरण्य ऋषि था, और इनको हाल ही में 2025 के अंदर पद्मश्री मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में अभी पद्मश्री मिला है और अभी इनका निधन हो गया भाई। मारुति आपके चितमपल्ली है, पर्यावरणविद है, अरण्य ऋषि इनको नाम से जाना जाता है। दिलीप दोषी है, भारतीय क्रिकेटर है, इनका निधन हो गया है। विजय रूपाणी आपके गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है, इनका भी जो प्लेन क्रैश के अंदर है, इनका निधन हो गया था। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक है, इनका जो है दूसरा नाम क्या है, हमले बुलबुल है। ठीक है, हमले बुलबुल इनका नाम है, इनकी जो है उपनाम है भाई हमले बुलबुल। उस्ताद गुलाम नबी शाह का
कश्मीरी गायक है ये, इनका निधन हो गया है। और आपकी क्या है, दाजी पणशीकर है, प्रख्यात विख्यात विद्वान लेखक साहित्यकार, इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद में देखो आप जानवी डांगेटी, ठीक है, जानवी डांगेटी आपके टाइटन्स स्पेन मिशन है, इनकी आपकी क्या है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही है भाई, ठीक है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही है जानवी डांगेटी। राज्य इनका आंध्र प्रदेश है। चयन हो गया इनका भाई टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री के 2029 प्रस्तावित मिशन के लिए इनका चयन हुआ है। पद कौन सा है, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में इनका जो है चयन हुआ है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष तथ्य अमेरिका के अलाबामा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आपके ये पूरा करने वाली पहली भारतीय होगी। उसके बाद में देखो यशस्वी यशस्वी सोलंकी भारतीय नौसेना के अंदर जो है आपके पहली महिला बन गई है भाई एडीसी बनने वाली, यानी शायक द कैंप एड द कैंप जो है आपके इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली बन गई है, यानी यशस्वी सोलंकी भारतीय नौसेना की है। और इनको कौन सा पद मिला है भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, ठीक है, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी क्या है, सहायक द कैंप ये बन गई है। और ये भारतीय नौसेना की पहली महिला एडीसी है भाई। यानी राष्ट्रपति के पास में कुल 5 एडीसी होते हैं, जिसमें 3 थल सेना से होते हैं, 1 नौसेना से होता है और 1 आपके वायुसेना से होता है। तो नौसेना से जो 1 होती है वो कौन बनी है, आपकी यशस्वी सोलंकी बनी है। भूमिका क्या है, सचिवालय के बीच में ये कड़ी के रूप में कार्य करते हैं भाई। कैटरीना कैफ, ठीक है, कैटरीना कैफ का हमने पढ़ लिया है कि मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बन गई है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखो कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार है वो आपके फतेह कर लिया है, इन्होंने विश्व कीर्तिमान रच लिया है। उपनाम एवरेस्ट मैन है इनका। और भारतीय सेना के 22 सदस्यीय अभियान दल के जो है इनका मार्गदर्शन था। और ठीक है, इन्होंने मार्गदर्शन किया था। पहली चढ़ाई इन्होंने 1994 में की थी और 2024 में एक ही सीजन में 2 बार इन्होंने फतेह किया था भाई। तो ये आपको याद रखना, 31वीं बार हाल ही में इन्होंने जो है आपके फतेह किया। पर्यावरण दिवस 5 जून, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। मेजबान देश कोरिया गणराज्य हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर कुछ दिवस है जो आपके जून माह के हैं, कुछ दिवस है जो आपके क्या है, जून माह के हैं। जैसे तेलंगाना दिवस, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। आक्रामक शिकार के मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। मेजबान देश कोरिया। 5 जून को अवैध गैर कानूनी अनियमित मत्स्य पालन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। थीम क्या है, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, याद रखना, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन 5 जून और 7 जून 2 याद जरूर रखें। ईद उल जुहा 7 जून को इस्लामी कैलेंडर। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून और आपके विश्व थैलेसीमिया दिवस कब है, 8 जून। उसके बाद में आप देखो अगला बिरसा मुंडा निर्वाण दिवस है 9 जून को, याद रख लेना, बिरसा मुंडा निर्वाण दिवस है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस है। 9 जून को आपके विश्व प्रत्ययन दिवस, और इसकी जो है थीम भी दे रखी है। और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी याद रखें। और 11 जून को कबीर जयंती भी आती है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और करना बाकी है, आइए हम अपना प्रयास तेज करें, ये भी मैं लिखवा चुका हूं। आपके विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब है, 12 जून को है। उसके बाद में 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्त दो आशा दो, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। 15 जून बात करें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून को फादर्स डे, जून का तीसरा रविवार होता है। और 16 जून की यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस है। 17 जून आपके मरुस्थलीय और अनावृष्टि रोकथाम दिवस है। रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, कल भी पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया। 17 जून विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून घृणास्पद भाषण के विरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 18 जून गोवा क्रांति दिवस है। 19 जून संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय दिवस है। 19 जून राष्ट्रीय पठन दिवस है। 19 जून विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम भी याद रखना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 21 जून विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है। 23 जून आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। थीम आइए चलें, आइए चले, इसकी क्या है, थीम है। उसके बाद में 23 जून अंतर्राष्ट्रीय आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। 23 जून कूटनीति में महिलाओं का आपके राष्ट्रीय दिवस है। 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है। 26 जून मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 27 जून सूक्ष्म एवं लघु एवं आपके मध्यम आकार के उद्यम दिवस है।
28 जून राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। 29 जून याद रखना है आपको, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। और ये आपके किसके अवसर पर, आपके पीसी महालनोबिस के जो है जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और 30 जून 19वां अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है। तो आपके कब है, 30 जून है। तो ये हमारे क्या है, जून कंप्लीट हो चुकी है। जून की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने जो है यहाँ पर पढ़ी है। हमने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ ली है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है आपके अलग है, थोड़ी बहुत न्यू भी है, क्योंकि जून को डिटेल में पढ़ना जरूरी था, क्योंकि मई जून से यदि पेपर बनता है तो हम इस महीनों के लिए लेकर के हम इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। और ठीक है, तो इन 2 महीनों को जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर है, उसका अथाह भंडार होता है। आप कुछ भी जो है हर तरह की चीजें आप करंट अफेयर में शामिल कर सकते हो। ऐसे तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। यदि उनको उनके माइंड में उन्होंने सोच लिया है कि इनका प्रश्न है वो सही नहीं करवाना है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक जो है नॉर्मली जो करंट अफेयर जितना पढ़ना होता है उस हिसाब से जो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, अभी जो है उम्मीद है यहाँ से जो है हमारा सारा प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार रिविजन कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा।